गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना न्यू टॉपिक रहेगा ओशन डिपॉजिट यानी महासागरीय निक्षेप। महासागरीय निक्षेप किस प्रकार होगा? देखो, ये वाला पार्ट किसका है? ओशन का पार्ट। और ये वाला कौन सा? अपना कॉन्टिनेंट का पार्ट यानी स्थल भाग है। और ये कौन सा? जल भाग। जल यानी अपने कहीं ये ओशन बॉडी है और ये कौन सी है? अपने कॉन्टिनेंट बॉडी। अब यहाँ से जितने भी क्या होगी रिवर्स वगैरह, अब रिवर क्या लेके आएगी? अपने साथ में सेडिमेंट लेके आई। और ये सेडिमेंट का डिपोजिशन कहाँ पर होगा? अपने ओशन की फ्लोर पर, यानी महासागर की जो ये तली है इस पर क्या होगा? डिपॉजिट। तो अपना आज का न्यू टॉपिक रहेगा महासागरीय निक्षेप। महासागरीय निक्षेप जिसे अपने कहेंगे ओशन डिपॉजिट। अब ये ओशन डिपॉजिट किस प्रकार से होता है, ये सारा का सारा अपने ये डेफिनेशन अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो महासागरीय निक्षेप है क्या? पहले तो अपने इसमें कहें वे सभी असंगठित, संगठित नहीं, असंगठित पदार्थ या अवसाद महासागर की तली पर, महासागर की जो तली है यानी ओशन फ्लोर पर, तली पर इकट्ठे होते हैं। इसी जमाव को क्या कहा जाता है? महासागरीय निक्षेप। महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। यानी जितने भी क्या होंगे असंगठित पदार्थ जो ओशन की तली पर जो क्या होंगे इकट्ठे हो जाएं, इसे डिपॉजिट को ही क्या बोला जाएगा? अपने ओशन डिपॉजिट यानी महासागरीय निक्षेप कहा जाएगा। अब कौन कौन से स्रोत हैं जो महासागरीय तली पर यहां पर क्या करते हैं? डिपॉजिट। तो यहां लिख सकते हैं नेक्स्ट जो अपना पॉइंट रहेगा, महासागरीय निक्षेप के स्रोत। निक्षेप के स्रोत क्या है? कौन कौन है? सोर्स ऑफ ओशन डिपॉजिट। सोर्स ऑफ ओशन डिपॉजिट। अब पहले सबसे बड़ा जो भाग होगा कौन सा? स्थल जात होगा। स्थल जात यानी जो लैंड बॉडी है, जो लैंड सरफेस है, ये सबसे बड़ा कारण है। यानी महासागर की तले के अंदर जमाव का सबसे बड़ा जो कारण होगा वो कौन सा होगा? स्थल जात। तो सोर्स में सबसे पहला आ जाएगा स्थल जात। स्थल जात को ये अपने कह देते हैं भूमिज पदार्थ। यानी जितने भी क्या है अपनी जो लैंड सरफेस पर, अपनी जो पृथ्वी के ये जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, यहाँ पर जितने भी क्या होंगे? जितने भी स्टोन पार्टिकल्स वगैरह हो गए, ये सबसे बड़ा कारण रहता है कहाँ पर? महासागरीय जल में निक्षेपण का। दूसरा इसमें हो सकता है कोई भी क्या होता है? जैविक पदार्थ यानी कोई भी क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिज्म यानी सागरीय तली में सागरीय जीवों का क्या हो सकता है? जमाव होता है। यानी उसका जैसी उसकी डेथ होगी उनका भी जमाव हो जाएगा। 3 नंबर पर देखिए कौन सा? ज्वालामुखी जो पदार्थ है, जैसे राख है, बोल्डर है, क्ले है, तो ये सारा का सारा ज्वालामुखी पदार्थ भी क्या होगा? ओशन की तली पर डिपॉजिट होगा। तो अपने कह सकते हैं कि महासागरीय निक्षेप के सोर्स ऑफ ओशन डिपॉजिट के सबसे बड़ा जो सोर्स अपने सामने आएगा वो कौन सा है? स्थल जात। यानी यहाँ से जितने भी क्या हो सकती है, या तो कोई रिवर लेके आई, यानी कोई नदी, या कोई यहाँ पर केनाल यानी कोई नहर वगैरह, या यहाँ पर ओशन वेव महासागरीय तरंगे ये लेके आएंगे, या अपनी बात कह सकते हैं इसमें कोई भी विंड भी ला सकती है यानी पवनों के द्वारा। ये सारे सोर्स होंगे जो सारे यानी स्थल से इस महासागरीय तले पर क्या करेंगे? निक्षेप बनने का कारण बनेंगे।
तो अपने अलग अलग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि महासागरीय निक्षेप का अपने वर्गीकरण करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। महासागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ ओशन डिपॉजिट। क्लासिफिकेशन अपने ऑफ ओशन डिपॉजिट की बात करें, ओशन डिपॉजिट सबसे पहला आता है अपने पास, मैंने अभी बताया था आपको, स्थल जात। स्थल जात या भूमिज पदार्थ, भूमिज पदार्थ जो कौन सी है, लैंड सरफेस, लैंड सरफेस सब्सटेंस। दूसरा जो अपना रहेगा, इसमें रहेगा कौन सा, जैविक पदार्थ, जैविक या इसे कहें अपने कार्बनिक पदार्थ। यानी बायोटिक, बायोटिक कोई भी रिसोर्स हो सकता है। तीसरा अपने कहीं अजैविक, अजैविक या अकार्बनिक पदार्थ, यानी नॉन बायोटिक हो जाएगा। नॉन बायोटिक रिसोर्सेज। और 4 नंबर अपने कह दें ज्वालामुखी जो पदार्थ, वोल्केनिक सब्सटेंस। ये अपने 4 पार्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं, स्थल जात यानी भूमिज पदार्थ, दूसरा जैविक अथवा कार्बनिक पदार्थ, तीसरा जैविक अथवा कार्बनिक पदार्थ, दूसरा कौन सा, वोल्केनिज्म। इन 4 पार्ट का आपने फुली क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। सबसे पहले अपने ले रहे हैं स्थल जात या भूमिज पदार्थ, यानी जो लैंड सरफेस के जितने भी सब्सटेंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट अपने इसको अपना पूरे से क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी सतह पर चट्टानों के अपक्षय व अपरदन क्रिया के दौरान यानी जो अपनी लैंड सरफेस पर है वहां पर क्या होगी, चट्टानों का या तो अपक्षय होगा या क्या होगा, अपरदन। अपक्षय का मतलब क्या होता है, वेदरिंग। वेदरिंग यानी रॉक्स आर ब्रेक डाउन ऑन द प्लेस कॉल्ड, क्या बोलेंगे, अपने अपक्षय, वेदरिंग। यानी कोई भी रॉक्स है, इस रॉक्स का अपनी प्लेस पर क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, यहां पर टूटकर ही गिर जाना, ये क्या होगा, अपक्षय होगा। यानी रॉक्स आर ब्रेक डाउन ऑन द प्लेस कॉल्ड वेदरिंग, यानी अपक्षय, यानी किसी चट्टान का अपने स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाता है, अपक्षय। और अपरदन ये कैसी स्टेबल प्रोसेस है, स्टेबल यानी स्थैतिक प्रक्रिया है, और ये कैसी है, अपरदन कैसी है, डायनामिक प्रोसेस है। यानी अपरदन एक गतिशील प्रक्रिया, इसमें जितना भी क्या होगा, अपक्षय होगा, इस अपक्षय में ये जो जितने भी टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएंगी, ट्रांसफर हो जाए। अपरदन में क्या होगा, इन टुकड़ों के द्वारा अन्य स्थानों पर क्या हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, तो वो क्या कहलाता है, अपरदन क्रिया कहलाता है। तो सतह पर चट्टानों का अपक्षय और अपरदन क्रिया के दौरान चट्टानों का
बड़े बड़े टुकड़ों और छोटे टुकड़ों में विघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है। यानी रॉक्स टूटी, कुछ क्या हो जाएंगे, बड़े टुकड़े बन जाएंगे और कुछ क्या बनेंगे, छोटे टुकड़े। यानी लार्ज पार्टिकल्स हो जाएंगे और क्या गई, स्मॉल पार्टिकल। यह टुकड़े किसका, अपने या तो नदियों के द्वारा, नदियों, नहरों, सागरीय तरंगों या पवनों, और कौन सा, पवनों के द्वारा महासागरीय तली में निक्षेपित हो जाते हैं, देखो यहां पर अपने इंग्लिश में कहें, ऑन द सरफेस रॉक्स आर वेदरिंग एंड एरोजन, यानी डिवाइडेड ऑफ द लार्ज पार्टिकल्स एंड स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, डिवाइडेड द लार्ज पार्टिकल एंड स्मॉल पार्टिकल, देन पार्टिकल्स बाय रिवर्स, कैनाल्स एंड ओशन वेव एंड विंड, या डिपॉजिट इन द कौन सा, ओशन फ्लोर, कॉल्ड अपने क्या बोलेंगे, लैंड सरफेस सब्सटेंस बोलेंगे इसको। तो ये वाले सारे के सारे ये नदियों और नहरों के द्वारा, ये देखो ये वाले स्थल जाते, यानी यहाँ पर कोई रॉक्स थी, इसका ब्रेकडाउन हुआ, इस ब्रेकडाउन से यहाँ पर जितने भी नदियाँ जा रही थी, इस नदियों में ये पार्टिकल्स जाकर कहाँ हो गए, इस ओशन की फ्लोर पर क्या हो गए, जमा हो गए। ये क्या हो गए, जमा। अब इसी को पढ़ना है, महासागरीय निक्षेप स्थल जात और भूमिज पदार्थ की अपने पास डेफिनेशन होगी। अब इसको किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है वो देखते हैं अपने। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। स्थल जात और भूमिज पदार्थ में ही पहला अपने पास आ रहा है, इसमें लैंड सरफेस के सारे सबसे पहले आ रहा है बजरी। बजरी को अपने कहेंगे ग्रेवल। बजरी में क्या होगा, कणों का व्यास 2 mm से लेकर 256 mm के मध्य होता है। यानी अपने सबसे बड़े से, यानी बड़े टुकड़े से अपने क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों की ओर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो कणों का व्यास इसमें कितना होगा, यानी 2 mm से लेकर 256 mm के कणों को क्या बोला जाएगा, बजरी बोला जाएगा, या इसको क्या कहेंगे, ग्रेवल कहा जाएगा। अब इसी को भी क्लासिफिकेशन करें अपने, इसी को भी 2 mm से 3 mm के कणों के व्यास वाले जो टुकड़े, यानी जो 2 mm से लेकर 3 mm कणों के विकास वाले जो टुकड़े हैं, इसको कणिका कहा जाता है। क्या बोला जाए, कणिका अपने कहें ग्रेनुअल। इसको इंग्लिश में ज़्यादा याद रखें तो अच्छा रहेगा। 2 mm से लेकर 3 mm कणों के जो इसका जो डायामीटर होगा, यानी डायामीटर ऑफ कौन सा, 2 mm to 3 mm पार्टिकल्स कॉल्ड क्या, ग्रेनुअल। अब 3 mm, 4 mm से अगर 63 mm की बात करें, इन कणों के
व्यास को अपने क्या बोलते हैं, कणों के व्यास वाले जो टुकड़े देखो ध्यान देना, ये अपने छोटे से ये सबसे क्या है बड़ा, और उसके ये उससे बड़ा हो गया, और उससे आगे क्या होगा बड़ा। इसको बोला जाता है गुटिका। इसको कहें अपनी पेबल्स। तो 2 mm से 3 mm कणों के व्यास वाले टुकड़े को कणिका यानी ग्रेनुल, और 4 mm से लेकर 63 mm व्यास वाले टुकड़े को गुटिका यानी पेबल। उसके बाद 63 mm से लेकर यानी 64 mm से 256 mm कणों के व्यास वाले टुकड़ों को क्या बोला जाता है, गोलाश्म। क्या बोला जाता है, गोलाश्म बोला जाता है। तो ग्रेनुल, उसके बाद पेबल, और पेबल के बाद क्या आ गया, कोबल आ गया। तो अपने इसमें कहेंगे बजरी का आकार कितना होगा अपने 2 mm से लेकर 256 mm। अब यहां पर इसको भी क्लासिफिकेशन कर दिया, 2 mm से लेकर 3 mm को क्या बोलेंगे कणिका, इंग्लिश में याद करो ग्रेनुल। 4 mm से लेकर 63 mm को क्या बोलेंगे पेबल, और 64 से लेकर 256 mm के टुकड़ों को क्या बोलेंगे कोबल। तो ये वाले अपने को ध्यान रखने। तो ये सबसे बड़े क्या है टुकड़े हैं जिसको अपने ग्रेवल कहते हैं। इन ग्रेवल के अंदर भी 3 पार्ट है, इसमें ए पार्ट और बी पार्ट और कौन सा सी पार्ट। 2 m तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बजरी के बाद अपने चलते हैं आगे, स्थलजात भूमि अपने पदार्थ जो चल रहे हैं। बजरी के बाद आएगी, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब इसी का जो सेकंड पार्ट आ रहे हैं उससे जो छोटे टुकड़े, सबसे पहले बड़ा टुकड़ा आया बजरी के बाद दूसरा आ रहा है रेत कहें या इसको क्या कहें अपनी सैंड। यानी 1 mm से 1/16 mm व्यास वाले कणों को रेत या सैंड कहा जाता है। यानी यहां पर डायामीटर कितने हैं 1 mm to 1/16, यानी उससे क्या होते जा रहे हैं छोटे कण होते जा रहे हैं। इसमें जो आएगा, इसमें देखिए अत्यधिक मोटी रेत। सबसे पहले अत्यधिक मोटी रेत, और दूसरा आएगा मोटी रेत। यानी इसमें अत्यधिक मोटी रेत और इसमें मोटी रेत। 3 नंबर पर देखें मध्यम रेत, और तीसरा 4 नंबर पर आएगा सिर्फ क्या बारीक यानी अत्यधिक महीन रेत। अत्यधिक मोटी रेत का व्यास, उसके बाद मोटी रेत का व्यास, और उसके बाद कौन सा मध्यम रेत का व्यास, और उसके अत्यधिक महीन रेत का व्यास। इनके डायामीटर की बात करें, अत्यधिक मोटी रेत का जो व्यास होगा 1 mm होगा। क्या होगा 1 mm, और मोटी रेत का जो व्यास होगा 0.5 mm यानी उससे आधा, और इसका होगा 1/4 mm 1/4, और इसका होगा 1/16 mm। तो ये कौन सी होगी रेत भी क्या होगी 4 प्रकार की। अत्यधिक मोटी यानी हाई थिकनेस और मीडियम थिकनेस और वेरी
लो जो थिकनेस होगी, तो 1 mm, 0.5 mm, 1/4 mm और 1/16 mm। तो ये दूसरा हो गया जो डिपॉजिट होगा रेत। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब इसी में जो तीसरा पार्ट आ रहा है वो अपने कहेंगे मड। तीन नंबर पर आ रहा है इसी में पंख, जिसको पंख कहते हैं या क्या कहते हैं मड। ये सबसे क्या होंगे महीन कण। सबसे बड़ा कण होगा बजरी, उससे छोटा कण कौन सा होगा अपने कहेंगे जो सैंड यानी रेत, और सबसे जो बारीक कण होंगे उनको बोलेंगे पंख यानी मड यानी कीचड़। इसमें अपने लिख सकते हैं 1/17 से 1/17 mm से 1/256 mm के कणों के व्यास वाले जो टुकड़े और उसके बाद 1/256 से 1/8192 mm के कणों के व्यास वाले टुकड़े और तीसरा पढ़ेंगे 1/8192 से कम वाले टुकड़े, से कम व्यास वाले टुकड़े। अब इन टुकड़ों को क्या क्या कहा जाता है? 1/17 से 1/256, 1/256 से 8192 और उससे 8192 से लेकर छोटे, इस वाले टुकड़े को बोलते हैं सिल्ट। क्या बोलते हैं? सिल्ट। और इस वाले टुकड़े को क्या बोलते हैं अपने? मृत्तिका। अपने इसको ऐसे लिख देते हैं क्ले। और इस वाले टुकड़े को क्या बोला जाएगा? अपने कहेंगे इसको मड यानी जो कीचड़ होगा। तो ये वाला अपना हो गया सिल्ट, क्ले और कौन सा? मड यानी अपने कहेंगे कीचड़। तो ये वाले अपने इसमें भी 3 पार्ट थे, ए और बी और कौन सा? सी। तो ये वाला सबसे छोटा टुकड़ा होगा 8192 से लेकर कम वाले व्यास वाले टुकड़े को मड कीचड़ या अपने इसको कहें अपने पंख। क्या कहें? पंख। ये वाला जो टुकड़ा होगा सबसे मेन होगा और सबसे बड़ा, जो अपनों ने बजरी से अपने ग्रेनुअल से स्टार्ट किया था ना, ग्रेनुअल से। तो इनको क्या लगाना आ सकता है? सीक्वेंस में 4-5 दे देगा, उसको क्या गया? इसको सीक्वेंस में लगाओ, यानी बड़े कणों से, यानी लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल से लेकर क्या बनाओ? इसको सीक्वेंस में लगाओ। तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो अपने को ध्यान रखना है भी कौन सा सिल्ट है, कौन सा क्ले है, कौन सा पंख है, इनका जो डायामीटर यानी इनका व्यास क्या क्या है। ये सारे जो पढ़े थे अपनों ने स्थल जात अथवा भूमिज पदार्थ जो अपने लैंड सरफेस से काम पर अपने कहाँ डिपॉजिट हो? ओशन के अंदर। अब ये जो पंख है, अब पंख में भी कितने प्रकार की होती है? अपने पंख की बात करते हैं, पंख के प्रकार। देखो जो क्या है, क्ले और जो पंख है, पंख का जमाव लगभग 1000 फैदम की गहराई पर होता है। यानी लगभग जो कली और पंख का जमाव कहाँ पर होगा? 1000 फैदम की गहराई पर होगा।
रंग के आधार पर, किसके आधार पर, अपने रंग के आधार पर इसको डिवाइडेशन करते हैं। रंग के आधार पर पंख यानी जो मड है, पंख को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 पार्ट में डिवाइडेशन करते हैं। सबसे पहले अपने पास आएगा, एक तो होगा नीली पंख, ब्लू मड, और दूसरा क्या होगा, लाल पंख, लाल पंख, और उसके बाद किनसा होगा, हरी पंख, हरी पंख। तो नीली पंख, लाल पंख और कौन सा, हरी पंख। रंग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको अपने क्लासिफाइड करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करें कौन सा, नीली पंख। नीली पंख, सबसे पहले इसका निर्माण कैसे होगा, इसका निर्माण होगा लोहे के सल्फाइड, लोहे के सल्फाइड व जैविक पदार्थों से। परीक्षा के अंदर यही क्वेश्चन आता है, लोहे के सल्फाइड से कौन सी पंख का निर्माण होता है, तो अपने कहेंगे नीली पंख का निर्माण होता है। यानी लोहे के सल्फाइड और जैविक पदार्थों के विघटन से लिख दो, कि चट्टानों के विघटन से, यानी चट्टानों के विघटन से ये इनका क्या होता है, निर्माण होता है। नीली पंख का निर्माण हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, रंग के इसको पता ही, नाम से स्पष्ट होता है, रंग कैसा होगा, ब्लू होगा। कैसा होगा, नीला रंग होगा। नीले रंग के बाद इसमें चूने की मात्रा, ये भी अपने को ध्यान रखनी है, चूने की मात्रा यहाँ पर होते हैं, यानी लाइम कंटेंस ऑफ कौन सा, लाइमस्टोन, ये ना 35%, यानी 35% इसमें क्या होती है, चूने की मात्रा होती है। चूने की मात्रा कितनी होगी, 35%। महासागरीय तली पर जितनी भी अपनी पंख है, सभी पंखों में सर्वाधिक विस्तार, महातलेवन सभी पंखों की अपेक्षा सर्वाधिक विस्तार, यानी हाईएस्ट जो सेपरेट मिलेगी अपने को, कौन सी मिलेगी, ब्लू पंख। कौन सी मिलेगी, ब्लू पंख। और इसके क्षेत्र देख लिए जाए, और क्षेत्रों में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ये जो ब्लू पंख मिलेगी अटलांटिक महासागर में। ये अपने को गांठ बांध लेनी है बात को, अटलांटिक महासागर, ये कौन सा, अटलांटिक महासागर में ये सर्वाधिक पाई जाती है, अटलांटिक महासागर। उसके बाद यहाँ पर देखो भूमध्य सागर में मिलती है, और जो आर्कटिक महासागर और कौन सा, अपने कहेंगे बांदा सागर। तो ये वाले जो है, तो सबसे पहले अपने पढ़े ब्लू पंख का निर्माण कैसे होगा, लोहे के सल्फाइड और जैविक पदार्थों के चट्टानों के विघटन से। ब्लू रंग कैसा होगा, ब्लू होगा। चूने की मात्रा 35%। महासागरीय तली पर सभी पंखों में क्या था, सर्वाधिक विस्तार। और अटलांटिक महासागर में और भूमध्य सागर और आर्कटिक सागर और कौन सा, बांदा सागर में जो अपने को मिलता है, ये वाले पंखों मिलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये अपनी ब्लू पंख क्या हुई, खत्म हुई। तो यहाँ पर सबसे बड़ा यही ध्यान है, लोहे के सल्फाइड के कारण इसका जो कलर होता है ब्लू होता है। अब नीली पंख के बाद जो नेक्स्ट पंख आ रही है, उसमें कहेंगे अपने लाल पंख। 2 नंबर पे पढ़ेंगे
लाल पंख, लाल पंख, रेड मड, इसका निर्माण किसका होगा? लोहे के ऑक्साइड का, लोहे के ऑक्साइड के कारण। देखो यहां पर, वहां पर था सल्फाइड, यहां पर है ऑक्साइड, ये वाली अपने को ध्यान, यानी लोहे के ऑक्साइड के कारण क्या होता है? इसका निर्माण होता है, यानी लोहे पर जो जंग लगता है यानी उसका आयरन ऑक्साइड बन जाता है, उसी प्रकार लोहे पर जो जंग लगी उसी प्रकार इसका निर्माण होगा। तो लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका क्या होता है? रंग लाल होते हैं। और इसमें जो चूने की मात्रा लगभग क्या होगी? उसकी अपेक्षा क्या होगी? कम होगी। लगभग 32% जो मात्रा मिलती है अपने को कंटेन ऑफ लाइमस्टोन के नाम 32, यहां पर लिख देते हैं कंटेन ऑफ लाइमस्टोन कितना आता है? 32%। नेक्स्ट देखें, और ऐसा नीली पंख की अपेक्षा इसका विस्तार कम है, यानी उसकी अपने कंपेयर में देखें तो इसका विस्तार क्या मिलता है? अपने को कम मिलते हैं। और इसका अपने क्षेत्र देख लिया जाए या अपने विस्तार देख लें, कहाँ इनका जो विस्तार है, एक तो मिलेगा अपने को पीला सागर में, पीला सागर यानी जो कौन सा है? येलो सी। उसके बाद जो मिलेगा अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर ब्राज़ील के तट पर सबसे बड़ा यही प्रश्न है कि ब्राज़ील के तट पर कौन सी पंख मिलती है? अपने कहेंगे रेड, जो मड है यानी रेड पंख अपने को मिलती है ब्राज़ील के तट पर। तो ये रेड पंख है। निर्माण ध्यान रखना है, ऑक्साइड के कारण होगा, उसका सल्फाइड के कारण होगा। इसमें चूने की मात्रा उसमें थी 35%, यहाँ पर 32%। उसका विस्तार ज़्यादा था यानी हाईएस्ट डिपॉजिट था, और इसका उसके कंपेयर में क्या है? कम। वो सर्वाधिक अटलांटिक में, यहाँ पर पीला सागर अटलांटिक महासागर ब्राज़ील के कोस्टल पर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पढ़े अपने हरी पंख। तीन नंबर पर आ गया कौन सा? हरी पंख, ग्रीन मड। हरी पंख में क्या होगा? इस पंख का निर्माण, इस पंख का जो निर्माण होगा, जो रासायनिक अपक्षय के कारण, रासायनिक अपक्षय के कारण होता है। यानी अपने केमिकल वेदरिंग से इसका क्या होगा? निर्माण होगा। इसमें क्या रहेगा? पोटेशियम सिलिकेट व लोहे की मात्रा, तो इसका जो होगा, इसमें मिलेगा पोटेशियम सिलिकेट और लोहे की मात्रा, यानी जो आयरन का जो कंटेन रहेगा दो ग्लाइकोनाइट के रूप में, यानी लोहा क्या होगा? ग्लाइकोनाइट के रूप में होगा, ग्लाइकोनाइट के रूप में होगा। तो यहाँ पर ये बात यानी पोटेशियम सिलिकेट कहाँ मिलेगा? हरी पंख के अंदर। अब इसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात आती है, यही आती है कि हरी पंख किसका ही रूप है? अपने जो अपने पढ़ गए थे ब्लू पंख,
उसका ही परिवर्तित रूप कौन सा है? हरिपंख। यहां से भी क्वेश्चन होता, यहां लिख देते हैं हरिपंख, हरिपंख नीलीपंख का परिवर्तित रूप है, परिवर्तित रूप है। सबसे बड़ा यही यहां से क्वेश्चन पुट होता है कि जो ग्रीन पंख किस पंख का चेंजेबल अपने जो टाइप है अपने कहेंगे नीली पंख का क्या है? परिवर्तित रूप है। अब यहाँ पर इसमें लाइमस्टोन का कंटेंट यानी चूने की मात्रा, चूने की जो मात्रा यानी लाइमस्टोन का जो कंटेंट है, लाइमस्टोन का कंटेंट सर्वाधिक मिलता है इसमें 50%। ये वाली भी ध्यान रखना है, 50% सर्वाधिक अगर पूछा जाए चूना पत्थर कौन सी मड के अंदर है तो अपने ग्रीन मड के अंदर बताएंगे। लोहे की मात्रा, इसमें आयरन का कंटेंट, लोहे की मात्रा लगभग 7 से लेकर 8% होती, 7 से लेकर 8%। और जो पोटास का जो कंटेंट आता है, पोटास का कहीं लगभग कितना? 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। अब इसका जो विस्तार देखे जाए, अपने विस्तार भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इनका अपने को विस्तार मिलेगा। देखो सबसे पहले तो विस्तार यहीं पर देख लेते हैं। इधर देखो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के कौन से? प्रशांत व अटलांटिक तटों पर यानी अपने कहें उत्तरी तो नॉर्थ अमेरिका, उसके कौन सा? पैसिफिक। और कौन सा? ये जैसे नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर अपने बनाए, ये नॉर्थ अमेरिका, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, इसके इस वाले कोस्टल पर और इस वाले कोस्टल पर कौन सी मिलेगी अपने को? ग्रीन मड मिलेगी। कौन सी मिलेगी? ग्रीन। और दूसरे जो स्थान है यहाँ पर जापान के पास भी मिलेगी, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और कौन सा अपने दक्षिणी अफ्रीका के तटों पर विस्तार। तो ये अपना ग्रीन पंख जो भी क्या हो गया? कंप्लीट। तो इस पंख का निर्माण क्या होता है? रसायन यानी केमिकल वेदरिंग से होगा। और इसमें क्या होगा? पोटेशियम, सिलिकेट एंड आयरन का जो कंटेंट होगा ग्लाइकोनाइट के रूप में। और जो हरी पंख है, यानी ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि ब्लू पंख का ही क्या है? चेंजेबल रूप है। लाइमस्टोन का कंटेंट 50% एंड आयरन का कंटेंट 7 to 8% एंड पोटास कंटेंट 7%। फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका कौन सा? ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल या अपने पैसिफिक एंड अटलांटिक कोस्टल और रीजन पर, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका के जो कोस्टल रीजन है वहां पर इसका क्या मिलेगा? डिपॉजिट मिलेगा। तो अपने एक पूरा पढ़ चुके हैं, यानी जो स्थल जात और जो भूमि निक्षेप है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपने को कल पढ़ना है यानी जैविक पदार्थ यानी जो कार्बनिक पदार्थ है, उसके बाद अजैविक यानी एबायोटिक रिसोर्सेज, उसके बाद अपने को ज्वालामुखी वगैरह ये पढ़ना है। तो ये सारा ये खत्म हो जाएगा, ये ओशन डिपॉजिट। तो थैंक यू स्टूडेंट देखने के लिए, और सर ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए। तो मैं आपसे अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको रोज़ लेकर आऊँगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय।